नमस्कार। बीपी एई 142 के अंतर्गत होने वाली आज की परिचर्चा में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय राज श्रीवास्तव आज आपके सम्मुख खंड 4 ब्लॉक 4 की इकाइयों 15 और 16 पर आपसे परिचर्चा करूंगा। आज की परिचर्चा में दो प्रमुख शीर्षक लिए गए हैं जिन पे हमारी चर्चा जारी रहेगी और ये शीर्षक हैं तनाव प्रबंधन और दूसरे हमारे संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रणालियों का ज्ञान आज हम समझेंगे और इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। तनाव यानी कि स्ट्रेस, इंग्लिश में तनाव को स्ट्रेस से उद्बोधित किया गया है। तनाव एक व्यक्ति के कार्यों को, व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करता है। हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मनोदशा के कारण अपने व्यवहार को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति का मन उसके व्यवहार को, उसकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करता है। संगठन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं, कई सारी टीम्स होती हैं। तो संगठनात्मक ढांचे में एक पूरा पदानुक्रम होता है। लोग एक साथ मिलकर के एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। संगठन में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो कार्मिक हैं या जो प्रबंधन के लोग हैं, उनके ऊपर तनाव का प्रभाव देखा जाता है। तनाव के प्रभाव में उनका जो कार्य है, उसका स्वरूप, उसकी गतिशीलता, उसकी दर प्रभावित होती है। जो कि हो सकता है, जो वांछित दर है कार्य होने की, जो कार्य का जो स्वरूप है, वांछित स्वरूप है होने का, वैसा कार्य न प्राप्त हो रहा। इसलिए तनाव को पहचान करते हुए, तनाव के विभिन्न पक्षों को समझते हुए उसे समय से दूर करने की आवश्यकता है। संगठनों में तनाव को अब एक महत्वपूर्ण तरीके से उसके प्रबंधन पर बल दिया जाता है। तनाव के दुष्प्रभावों को सही तरीके से प्रबंधन के द्वारा एड्रेस किया जाता है और तनाव को दूर करने के कई सारे उपाय किए जाते हैं। इन उपायों को हम लोग तनाव प्रबंधन से जोड़कर देखते हैं। तनाव के कारण कई सारे शोधकर्ताओं ने, कई विद्वानों ने अपनी राय दी है कि तनाव की प्रकृति कैसी होती है, तनाव के स्रोत क्या होते हैं और तनाव के परिणाम क्या होते हैं और तनाव से कैसे बचा जा सकता है, इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो आज हमारी चर्चा तनाव का क्या अर्थ होता है, तनाव की क्या प्रकृति होती है, तनाव के स्रोत, 3 प्रमुख स्रोत तनाव के बताए गए हैं जिनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पर्यावरणीय कारक हैं, संगठन के अपने कारक हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अपने कारक हैं। तो 3 तरह के स्रोतों को चिन्हित किया गया है तनाव के लिए: पर्यावरणीय कारक, संगठनात्मक कारक और व्यक्तिगत कारक। कारक इन तीनों में से जो भी हो, उनके परिणाम जो होते हैं वो वांछित कार्य की दिशा को बदल देते हैं। अतएव तनाव के जो परिणाम होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों पर होते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं और बिहेवियरलात्मक और जो बिहेवियरल इम्पैक्ट होते हैं, ये 3 तरह के इम्पैक्ट लोगों पे देखे जाते हैं। कह सकते हैं कि इसके शारीरिक संकेत मिलते हैं, मनोवैज्ञानिक संकेत मिलते हैं और व्यवहारात्मक संकेत मिलते हैं। तनाव के प्रबंधन में कुछ दृष्टिकोण एस्टैब्लिश किए गए हैं। दृष्टिकोणों के तहत तनाव का प्रबंधन होता है, जिसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण, संगठनात्मक दृष्टिकोण और कर्मयोग दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है। अब आइए इन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं।
तनाव संगठन में तनाव, लोगों के अंदर आने वाले तनाव और उन पर, उनके प्रकार पर, उनके स्रोत पर काफ़ी लंबे समय से चर्चा होती रही है। संगठन में तनाव पर सबसे पहले जिन लोगों ने काम किया, अध्ययन किया, वो वाल्टर कैनन और हैंस सीले ने ये लगभग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या मध्य में उन्होंने अपना कार्य किया। उन्होंने कुछ पशुओं पर अपना अध्ययन किया और लगातार कई दिनों तक पशुओं पर अध्ययन करते हुए उनके ऊपर उपजने वाले स्ट्रेस पे, उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आते थे, उनको उन्होंने उस पर अध्ययन करके इसको जानने की कोशिश की कि किस तरीके से स्ट्रेस यानी कि तनाव के प्रभाव में उनकी जो सामान्य जीवन शैली है वो किस तरह से प्रभावित हो रही है। इसी क्रम में सीले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्ट्रेस ऑफ लाइफ में तनाव का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में मानव पर होने वाले तनाव, जीवन में व्याप्त अनेक तनाव के परिणामों को बताया है। उन्होंने अनेक एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और उन्होंने कहा है कि परंपरागत तनाव निश्चित और अनिश्चित कार्यों से संबद्ध होते हैं, जिनको एक व्यक्ति अपने जीवन और कार्य करने के समय के अनुभवों के साथ संबद्ध करता है। उन्होंने कई सारे कारकों की बातें की, जिससे बताया कि असफलताएं, मनुष्य का हतोत्साहित होना, मनुष्य का झुक जाना, दबाव में आना, अपमानित होना, इस तरह की वजहों का सीले ने उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत कारण तनाव के उपजने में बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, बाहरी कारण उतना प्रभावी नहीं होते हैं जितना कि व्यक्तिगत कारण होते हैं। तो आगे, लेकिन हम आगे की चर्चाओं में देखेंगे कि बाह्य कारणों का भी तनाव के उपजने में बहुत कहीं न कहीं योगदान होता है। मनुष्य एक मन की ऊर्जा से चलने वाला प्राणी है, जीव है आप कह सकते हैं, और उसकी मन की ऊर्जा के प्रवाह में कहीं न कहीं बाधा आती है अगर उसको किसी तरह का कोई आंतरिक या बाहरी मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है, किसी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, किसी क्लेश या कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा हैवी वर्क लोड में है जहाँ पे उसके लिए चीज़ों को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, किसी तरह का कोई इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है या इमोशनल क्लैश हो रहा है, इस तरह की उसके मनोनुकूल चीज़ें नहीं हो रही हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आ रही हैं या विसंगत परिस्थितियाँ आ रही हैं, तो इन परिस्थितियों के मांगों के कारणों के रूप में तनाव का जन्म होता है, तनाव उपजता है। कुछ और विद्वानों ने, जैसे रॉबिन्स हैं, जज हैं और सैंगडीन हैं, इन्होंने तनाव पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और कहा है कि तनाव एक सक्रिय स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति एक अवसर, मांग या संसाधनों से संबंधित है और व्यक्ति क्या आकांक्षाएं रखता है जिसमें परिणाम निश्चित नहीं है, और बहुत महत्वपूर्ण है कि वह ऐसा उसको लगता है कि इन सब में व्यक्ति जब सामना करता है, उसके लिए संघर्ष करता है, तो वो तनाव की स्थिति में आता है। तो हम देख रहे हैं जो विद्वानों ने बातें की हैं, तो विद्वानों ने कहा है कि तनाव कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर बाह्य और आंतरिक कारणों से उपजता है और उसके कार्य की गति, कार्य की दिशा और उसके कार्य करने के स्वरूप में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। अब हम तनाव की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। तनाव की प्रकृति पे यदि बात करें तो तनाव को दोनों रूपों में देखा गया है। तनाव के दो पहलुओं का वर्णन किया गया है, तनाव के सकारात्मक पहलू और तनाव के नकारात्मक पहलू। संगठनों में काम करने वाले लोग तनाव होने पर विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। एक स्थिति में तनाव अत्यधिक न होने पर एक कर्मचारी काफ़ी उत्साहित होकर के कार्य करता है, या यूं कह सकते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक तनाव उसके लिए एक स्टिमुली के रूप में काम करता है और वो बल्कि उसके कार्य करने की ऊर्जा को बढ़ा देता है। और दूसरी तरफ वहीं तनाव को नकारात्मक परिणामों के रूप में भी विश्लेषित किया गया है।
किंतु इनके मानव जीवन में भूमिका निभाने में कुछ सकारात्मक भूमिका भी हो सकती है। तो तनाव एक प्रेरणादाता के रूप में भी कार्य कर सकता है और तनाव से असंतुष्टि हो सकती है। तनाव के नकारात्मक पहलू भी हैं और दोनों पहलुओं को तनाव की स्थिति में प्रकृति के रूप में देखा गया है। कई बार मांगों और संसाधनों के साथ तनाव के संबंधों पर भी चर्चा की गई है। मांग यानी कि जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तनाव बनाती है, यहाँ तक कि अनिश्चितता जो कि कर्मचारियों को कार्यस्थल पर प्रतिवाद या उसका सामना करना होता है। जैसे कोई कर्मचारी को निर्देश दिया गया है कि वो 8 घंटे कार्य करेगा और उसके बाद उसको अवकाश दे दिया जाएगा, वो घर जा सकता है। यदि 8 घंटे कार्य करने के बाद उसको फिर 1 घंटे और कार्य करने के लिए फोर्स किया जाए, उसको निर्देशित किया जाए कि आपको ये काम करना है, तो जॉब के दबाव में, जॉब को चलाने के दबाव में भले वो स्वीकार कर लेगा, लेकिन ये स्थिति उसके अंदर असंतोष को जन्म देगी और असंतोष को जन्म देगी और उसके अंदर ये असंतोष धीरे धीरे तनाव का निर्माण होने लगेगा और वो कर्मचारी दबाव का, क्लेश का या तनाव का सामना कर सकता है। यदि अगर उस कर्मचारी को उसी समय उसकी इस समस्या को एड्रेस किया जाए तो ऐसा दिक्कत उसके साथ नहीं आएगी। और यहाँ एक चीज और समझनी है कि निस्वार्थ कार्य का निष्पादन तनाव का कारण नहीं बनता है। तनाव एक योगात्मक परिघटना के रूप में भी ली जा सकती है। तनाव को का जो उच्च निर्माण होता है, जब एक नया तनाव पिछले पहले से ही परसिस्ट कर रहे तनाव में आकर के जुड़ता है, तो योग के रूप में तनाव का स्तर बढ़ता चला जाता है। एक अकेले तनाव देने वाली स्थिति से और जो कई सारी तनाव देने वाली स्थितियां हैं वो भारी पड़ती हैं और तनाव के स्तर में इजाफा करती हैं, तनाव के स्तर में वृद्धि करती हैं। तो जब हम एक व्यक्ति के अंतर्गत तनाव की कुल मात्रा का विश्लेषण करना चाहते हैं, तब हम उसके अवसरों का तनाव, बाधागत तनाव और मांग तनाव सबका योग बन जाता है। इस प्रकार से तनावदाता का विश्लेषण करते हैं और उस समय व्यक्तिगत तनाव एक योगात्मक परिघटना के रूप में पाई जाती है। अब हम अगली चर्चा तनाव के स्रोत पर करेंगे। आखिर तनाव उपजता क्यों है, कहाँ से इसकी जमीन बनना शुरू होती है, वो कौन से कारक हैं जो तनाव को जन्म देते हैं। तो कारकों में पर्यावरणीय कारक, व्यक्तिगत कारक और व्यवहारात्मक कारक, 3 कारक बताए गए हैं जो तनाव की स्थिति के लिए जिम्मेदार होते हैं। संगठन में ये 3 कारक महत्वपूर्ण रूप से तनाव को जन्म देने के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। पर्यावरणीय कारक में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि संगठन है, उसके चारों ओर एक पर्यावरण होता है जिसमें कि लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इन सभी तरह के पर्यावरण में आर्थिक वातावरण उसके चारों ओर होता है। उसके चारों ओर वैधिक वैधानिक वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण होता है। एक संगठन इन तमाम सारे अनेकों पर्यावरण के लेयर्स के बीच में काम कर रहा होता है और संगठन को निरंतर अपनी जीवंतता को बनाए रखने के लिए, अपनी कंटिन्यूटी को, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने चारों ओर के पर्यावरण के प्रति रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, प्रतिक्रिया देना होता है। और जब तक कोई संगठन उचित तरीके से अपने पर्यावरण को रिस्पॉन्स करता रहता है, तब तक संगठन का अच्छा सर्वाइवल, सफल सर्वाइवल बना रहता है। लेकिन कई बार इन्हीं पर्यावरण में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसी अनिश्चितताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि संगठन पर, संगठन के लोगों पर स्ट्रेस जनरेट होने के फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कोई आर्थिक संकट आ जाए, स्टॉक बाजार में गिरावट आ जाए, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ जाए,
या रिसेशन की कोई सिचुएशन आ जाए तो इसका संगठन पर असर पड़ता है। संगठन के द्वारा जो संगठन के लाभ हैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगने लगता है, और जब कलेक्टिव बेनिफिट पे प्रश्न चिन्ह उठता है तो वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बेनिफिट को भी अपने में समेटता है। उससे इंडिविजुअल बेनिफिट भी अप्रभावी नहीं रह पाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता होने पर, आर्थिक वातावरण में इस प्रतिकूल परिवर्तन होने पर संगठन के लोग अपनी कार्य सुरक्षा के प्रति चिंतित होने लगते हैं और उनमें तनाव बनना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरीके से संगठन के चारों ओर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, राजनीतिक वातावरण होता है। यदि उसमें किसी तरह की अनिश्चितता आती है तो वो लोगों पर तनाव का कारण बनती है। जैसे आपने देखा होगा, जाना होगा कि एक बार अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक विमान से हमला हुआ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कई संगठनों के लोग कार्य करते थे, बड़ी संख्या में कार्य करते थे, और वे सभी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हताहत हुए। तो इस तरीके से जो लोग स्काई स्क्रैपर्स में काम करते हैं तो उनको एक चिंता बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी घटना की कोई पुनरावृत्ति हो और उनका जीवन में संकट हो जाए। व्यापक सार्वजनिक घटनाओं में लोगों द्वारा सम्मिलित होना भी कई बार इस तरह की चिंताओं को बढ़ाता है। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी निरंतर अपडेट होती रहती है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कई बार टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो जाती है। ऐसी स्थिति में संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, संगठन के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, और उनको लगता है कि प्रेजेंट टाइम में समय के साथ न चलने से, तकनीकी प्रौद्योगिकी दक्षता के साथ कार्य न करने से उनकी जो जॉब है वो एक चुनौती बन सकती है, वो उनके अंदर तनाव क्रिएट कर सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी संगठन के चारों ओर का वातावरण और उसमें होने वाले प्रतिकूल परिवर्तन किस प्रकार से संगठन के लोगों में तनाव का कारण बनते हैं, और उनके मन में किसी न किसी प्रकार का भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता आनी शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे स्ट्रेस के रूप में उनके सामने आती है। अब हम तनाव के जो दूसरा कारक है, संगठनात्मक कारक, उस पर हम चर्चा करेंगे। संगठनात्मक कारक का अर्थ है कि जो संगठनात्मक बनावट है, जो उसकी संरचना है, उससे जुड़े बिंदुओं से तनाव की चीजें उपजना। जैसे कि संगठन में जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा उनको पालन करने के लिए लोगों को बाध्य किया जा रहा है, तो कार्य प्रभावित होता है, गतिशीलता प्रभावित होती है, असंगत संचार व्यवस्था है, और वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, बहुत टेम्परेचर है, पुअर लाइट है, शौचालयों की कमी है, शुद्ध पीने का पानी का अभाव है। ये सब चीज़ें कर्मचारियों में तनाव का जन्म देती हैं, चिंताओं का जन्म देती हैं। इससे उनकी जो सामान्य जीवन शैली है वो कार्यस्थल पर वो प्रभावित होती है, और वो तनाव का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से उनके जो उच्च पदस्थ जो अधिकारी हैं उनके कई बार निर्देश, उनकी संवेदनहीनता भी लोगों के लिए तनाव का कारण बनती है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से संगठनात्मक पहलू हैं जो कि लोगों को, कर्मचारियों को तनाव में लाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण लोगों में तनाव होता है। अब हम तनाव के तीसरे कारक यानी कि व्यक्तिगत कारक पर चर्चा करेंगे। कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत कारक भी तनाव उत्पन्न करते हैं। इस श्रेणी में कर्मचारी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कारकों को सम्मिलित किया गया है। ये विशिष्ट प्रकार के कारक होते हैं जिसमें उनका पारिवारिक वाद विवाद, व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, व्यक्तित्व की भिन्नताएं, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं कारकों को सम्मिलित करते हैं हम। ये कहीं न कहीं कर्मचारियों में, लोगों में तनाव का कारण बनती है, और ये श्रेणी तनाव के लक्षण में
आती हैं। ये सारी चीजें इस तरह की चीजों में आती हैं। इस तनाव को व्यक्तिगत मुद्दे के रूप में देखा जाता है। कुछ कर्मचारी आर्थिक रूप से गरीब होते हैं। वे चाहते हैं कि उनके वित्तीय स्रोतों में वृद्धि हो जाए, और वित्तीय स्रोतों में उनकी जो कमी है वो बड़ी समस्या बनी रहती है। वो चिंतित रहते हैं, और निरंतर चिंतित रहने की वजह से उनके मन में तनाव कहीं न कहीं उपजने लगता है। और उनके कुछ और व्यक्तिगत कारक भी हैं जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। अच्छा स्वास्थ्य ना होना, नींद ना आना या ज़्यादा नींद आना, कम भोजन करना, न्यूट्रिशियस डाइट न लेना, व्यायाम न करना, समुचित अ, परिश्रम करने में दिक्कत आना, या आराम न करने को मिलना। तो इस तरह से उनका प्रतिदिन काफ़ी सारी चुनौतियों से भरा होता है, और प्रबंधकीय दबाव या संगठनात्मक दबाव वो महसूस करते हैं, और कहीं न कहीं वो तनाव की स्थिति में आते हैं। तो देखा हम लोगों ने अभी कि तनाव के 3 कारक थे: संगठनात्मक कारक, पर्यावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक। अब ये जितने भी तनाव हैं, ये तनाव से के जो परिणाम हैं वो क्या है? तनाव के परिणाम हम इस तरह से देख सकते हैं कि तनाव में एक कर्मचारी जिसको कि उच्च स्तर का तनाव रहा हो, उसका अनुभव रहा हो, वो व्यक्ति अवसाद में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा गहरी निराशा में जा सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकता है, और उससे उसकी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वो कई बार बेतुकी बातें भी करने लगता है, तर्क या कुतर्क करने लगता है। उसको सामान्य निर्णय लेने में, सामान्य समझ से कार्य करने में कठिनाई होती है। तो वैश्विक स्तर पर देखा गया है कि तनाव और निराशा और हताशा बीमारियों और असक्षमता को जन्म देने का सबसे प्रमुख कारण बनता जा रहा है। तनाव के लक्षणों को 3 सामान्य समूहों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि तनाव के लक्षण जैसा कुछ का हमने अभी चर्चा किया, और भी तनाव के जो लक्षण हैं वो 3 तरीके से आप उनको एग्जामिन कर सकते हैं: शारीरिक लक्षण, मनोवैज्ञानिक लक्षण और व्यवहारात्मक लक्षण। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। स्कूलर ने इन सिम्टम्स की चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम शारीरिक लक्षणों पर बात करते हैं। शारीरिक लक्षणों में व्यक्ति दुर्बल हो सकता है, व्यक्ति कमजोर हो सकता है, व्यक्ति का रक्तचाप बहुत ही उच्च हो सकता है या लो हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, उसका मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन दर जो है वो बिगड़ सकती है, और या ये कहें कि हृदयघात होने की संभावना बन सकती है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं उसको ये चीज़ें नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन अभी तक बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही विशुद्ध वैज्ञानिक रूप से ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है कि तनाव में और विशेष शारीरिक लक्षणों में, जिन पे अभी हमने बात की, उनके बीच कोई ऐसा मजबूत कोरिलेशन है, सहसंबंध है। परंपरागत रूप से अनुसंधानकर्ता निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि उन दोनों के बीच यदि कुछ संबंध हो सकते हैं, कुछ एक्सटेंट तक तो ये चीजें जिम्मेदार होती हैं, और ये इन लक्षणों को जटिल बनाती हैं। अब हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पे बात करते हैं। तनाव के जो मनोवैज्ञानिक संकेत हैं, जिसे हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के अंदर तनाव है या नहीं है। इसमें मनोवैज्ञानिक लक्षणों की बात बीहर और न्यूमैन ने की थी। उन्होंने इसमें तनाव, काम का दबाव, चिंतित होना, दुखी होना, घबराहट होना या शॉर्ट टेम्पर होना, ये सारे एविडेंस मानसिक संकेत हैं, मनोवैज्ञानिक संकेत हैं तनाव के। और तनाव से, इस तरह के तनाव से कर्मचारियों में असंतोष में वृद्धि हो सकती है। अब हम तनाव के जो दूसरे पहलू हैं, यानी कि जो अन्य लक्षण हैं, उस पर बात करेंगे, और वो है व्यवहारात्मक संकेत, बिहेवियरल सिम्टम्स पे बात करेंगे। कई बार हम देखते हैं कि जो एक रेगुलर बिहेवियर है एम्प्लॉय का, कर्मचारियों का, उसमें परिवर्तन आ रहा है। जैसे कुछ कर्मचारी जो हैं वो धूम्रपान करने लगते हैं,
कुछ कर्मचारी तनाव की स्थिति में शराब का सेवन करने लगते हैं, कोई बहुत तेजी से बोलने लगते हैं, कोई लंबे लंबे लेक्चर्स देने लगते हैं, किसी को गहरी नींद नहीं आ रही है। इस तरह की बहुत सारे छोटे छोटे बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं और इनको सही समय के साथ एड्रेस किया जाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये तनाव नकारात्मक परिणाम देते हैं और कहीं न कहीं संगठन पर, संगठन के जो सामूहिक प्रयास हैं, जो वांछित परिणाम हैं, उन पर भी व्यक्तिगत तनाव का, इस तरह के तनावों का, लोगों की तनाव में आने का दुष्प्रभाव पड़ता है। अब तनाव यदि इतना विकराल है, तनाव से इतनी सारी हानियां हैं, संगठन की सफलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है यदि लोगों में तनाव ज़्यादा लंबे समय तक परसिस्ट करेगा। तो इसको दूर करने के उपाय भी होने चाहिए, यानी कि तनाव से लोगों को बचाया जाए। संगठन में जो तनाव की स्थिति आती है, जहाँ जिस जगह पे भी तनाव का जन्म होता है, उस जगह पे तनाव को एड्रेस किया जाए, स्ट्रेस को चेक किया जाए और उसको दूर करने के जो प्रैक्टिकल जो तरीके हैं, जो रोकथाम है, उसको लागू किया जाए और तनाव से लोगों को दूर किया जाए। तो तनाव को दूर करने के कुछ दृष्टिकोण हैं जो तनाव प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। तो तनाव का प्रबंधन, तनाव की प्रक्रिया को समझना, तनाव के प्रोसेस को समझना, तनाव के जन्म होने को समझना, उसके स्रोत को समझना, उसके प्रकार को समझते हुए उसको निदान करने के उपायों तक आता है। तो तनाव प्रबंधन एक पूरी एक कार्यनीति है जिसके तहत तनाव से लोगों को छुटकारा दिलाना और तनाव पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो कुछ दृष्टिकोण हैं जो कि तनाव के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत दृष्टिकोण जॉब के तनाव से संबंधित है। इसका विकास जेई न्यूमैन और टीए बीर ने किया था। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक कर्मचारी व्यक्तिगत कार्यनीतियों का सहारा ले सकता है जिसका कि समुचित प्रयोग होगा। यह अन्य में समय प्रबंधन तकनीकें, शारीरिक व्यायाम तथा सामाजिक सहायता सहयोग तंत्र में वृद्धि कर सकता है। कोई व्यक्ति अपना क्लेश, यदि उसको कोई पारिवारिक क्लेश हो रहा है, व्यक्तिगत क्लेश हो रहा है, कोई चिंता हो रही है, तो वो कहीं काउंसलिंग कर सकता है या इसको कहीं चर्चा कर सकता है और उससे उसको पीछा अपना छुड़ा सकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि शारीरिक व्यायाम और अभ्यास भी तनाव के स्तरों को कम करने के लिए जरूरी होते हैं। पैदल चलना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, एंटरटेनमेंट करना, साइकिलिंग करना, ये सारे भी तनाव को दूर करने के साधन होते हैं। कहीं कहीं पे संगठनों में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा, ध्यान मग्न होना, साधना करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, इस तरह से कुछ शॉर्ट इंटरवल के लिए ब्रेक करके तनाव से दूर होना, शांत रहना, इस तरह के प्रयास भी शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर लाती हैं और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। अब हम तनाव को प्रबंधन में जो संगठनात्मक दृष्टिकोण है उस पर चर्चा करेंगे। तो एक संगठन तनाव का स्तर कम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी लेता है और ये जो प्रयास तनाव के प्रबंधन के लिए होते हैं ये सांगठनिक स्तर पर होते हैं। प्रबंधन की कार्यनीतियां इस संबंध में कुछ प्रभावकारी उपाय करती हैं, जिसमें कार्मिक नीतियों को सुधारना, भर्ती नियमों को और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना, बेटर करना, लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना, जॉब्स देना, संगठन में कर्मचारियों की सामान्य गतिविधियों में अधिक से अधिक उनको शामिल करना, उनको प्रोत्साहित करना, संगठनात्मक संचार तथा संप्रेषण में क्वालिटी को बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना, कर्मचारियों के अवकाश के दिनों में वृद्धि करना, उनको रिलैक्स के मौके देना, निगम की भलाई के लिए कार्यक्रमों की स्थापना करना, मनोरंजन करने के लिए क्लबों की स्थापना करना, इस तरह के तमाम सारे उपाय हैं जो कि संगठनात्मक स्तर पर किए जाते हैं। संगठन में कई बार विशेषकर निजी क्षेत्र में कुछ जॉब अन्य की तुलना में बहुत ही तनाव वाले होते हैं, परंतु ये भी देखा गया है कि
यहाँ के कर्मचारी तनावपूर्ण स्थिति में अलग तरह से अपनी प्रक्रिया व्यक्त करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। सामान्य रूप से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी कर्मचारी की तनाव की स्थितियों में मृत्यु हुई हो। ऐसे बहुत प्रत्यक्ष पर जो प्रमाण हैं वो नहीं मिले हैं। लेकिन जो कामगार बीमा है वो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है, और जो उनको प्रशिक्षण है वो उनको कहीं ना कहीं दक्षता वृद्धि करता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको तनाव से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि तनाव से छुटकारा दिया जा सकता है। कई सारे संगठन तनाव के प्रबंधन के तहत ही वेलफेयर प्रोग्राम्स को चलाते हैं, जिसमें कर्मचारियों के कुल शारीरिक और मानसिक स्थितियों पर ध्यान देने के लिए संकेंद्रित कार्य करने पर जोर दिया गया। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को बुरी आदतों से बचाने में बहुत मदद करते हैं, जैसे कि धूम्रपान से पीछा छुड़ाना, शराब के प्रयोग जैसी आदतों से छुटकारा दिलाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनकी रिहैबिलिटेशन करना। और इसके पीछे यही विचार होता है कि कर्मचारी जब अपने शारीरिक और मानसिक कष्ट से दूर होगा, तनाव से दूर होगा, तो स्वयं वो आगे बढ़ करके संगठन के में अपना योगदान देगा, संगठन की क्षमता में वृद्धि में अपना योगदान देगा, और सभी कर्म एक सामान्य स्वस्थ कर्मचारी की तरह से वो काम करे। और इस दिशा में तनाव प्रबंधन में जो आखिरी दृष्टिकोण है वो है कर्मयोग दृष्टिकोण। कर्मयोग दृष्टिकोण का अर्थ है कि निस्वार्थ रूप से कार्य करना। कर्मयोग तनाव राहत के दृष्टिकोण का एक विकल्प है। भागवत गीता में कहा गया है कि असंबद्ध मन से कार्य पूरा करें, यानी कि जब हम अपने कार्य के परिणाम का डिटैचमेंट होगा, जब हम अपने काम के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे और बजाय रिजल्ट के बारे में सोचने के हम उस पूरे कार्य की प्रक्रिया पर फोकस करेंगे और उसको अच्छे से सफलतापूर्वक करने पर फोकस करेंगे, तो हमें तनाव नहीं होगा। हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो गिर जाएगा। कई बार फल की इच्छा करने से कि रिजल्ट ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो हमारा जो कार्य संपादन है उसमें जो हमारी दक्षता है उस पर हमारा ध्यान कम होता है और हम डाइवर्टेड हो जाते हैं। इससे काम का एक कुशल तरीके से निष्पादन नहीं हो पाता है और वो वास्तव में तनाव का कारण बनता है। तो इस तरह की जो तनाव प्रबंधन की बातें आज हम लोगों ने की, तनाव के कारकों पर चर्चा की और तनाव के जो स्रोत हैं उन पर चर्चा की, फिर तनाव के लिए दृष्टिकोण क्या है, तनाव का प्रबंधन किन स्तरों पर हो सकता है, उस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद अब हम संगठनात्मक स्तर पर कई सारे मॉडल, उनकी चुनौतियां और अवसर, इस पर हम बात करेंगे। एक संगठन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और लोगों का जो व्यवहार है उसको संगठन की नीतियों से निर्देशित किया जाता है। लोगों का व्यवहार, लोगों का मानसिक व्यवहार, लोगों के मन में हमेशा प्रोत्साहन बनाए रखना, उनके अंदर एक ताजगी और स्फूर्ति बनाए रखना, जो उच्च प्रबंधन के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, संगठन की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी लोग संगठन में काम कर रहे हैं उनके अंदर एक निश्चित ऊर्जा का संचार सदैव होता रहे, वे उत्साहित रहें, कार्य के प्रति वो पॉजिटिव रहें, प्रोएक्टिव रहें, तो ही संगठन एक अच्छे तरीके से आउटपुट देने में सक्षम होता है। और एक संगठन जब अच्छे तरीके से आउटपुट देता है, अपनी चुनौतियों या बाधाओं को सही तरीके से पार करके आगे बढ़ता है, तो उसका लाभ, संगठन का जो एक सामूहिक लाभ होता है उसका, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग हैं, सभी की शेयरिंग होती है और व्यक्तिगत रूप से भी लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन यदि संगठन की जो क्षमता है, संगठन की जो कार्य करने की शक्ति है, अगर उसमें गिरावट आएगी तो जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं उसमें भी गिरावट आएगी। तो संगठन में कई सारे जो संगठनात्मक व्यवहार हैं वो हम देखते हैं कि उनमें एक खास पैटर्न चल रहा होता है। एक खास पैटर्न पे संगठन के लोगों में बिहेवियर हो रहा होता है। इन्हीं पैटर्न्स को लेकर के कुछ मॉडल डेवलप किए गए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग
मॉडल डेवलप किया है, और मॉडल ही लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देते हैं कि किस तरह से लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है। एक संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखा गया है। संगठन में फिर उप प्रणालियां भी होती हैं। संगठन स्वयं में एक प्रणाली है, ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, और उसके अंदर कई सब सिस्टम्स होते हैं। और इन सब सिस्टम्स की, उप प्रणालियों की अगर हम चर्चा करें, तो जो लोग हैं वो एक सब सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, वो एक सब सिस्टम है, और जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो भी एक प्रणाली है। तो संगठन में हम कह सकते हैं कि 3 उप प्रणालियां होती हैं: लोग या व्यक्ति, प्रौद्योगिकी और संरचना। अब लोगों को एज अ सब सिस्टम अगर हम समझने की कोशिश करें, तो लोग उप प्रणाली में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। जो व्यक्ति, एक व्यक्ति है, वो स्वयं पहला तत्व है, और इस उप प्रणाली का जो दूसरा तत्व है वो 2 लोग यानी कि द्वियक, और फिर जो तीसरा तत्व है वो द्वि संयोजक या जो व्यक्तियों का समूह है, वो तीसरा तत्व है इस उप प्रणाली का। एक व्यक्ति काम करता है जो कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में अत्यंत आवश्यक है। जब वे इस कार्य का निष्पादन करते हैं, तब वे कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों तथा अन्य सदस्यों के साथ परस्पर कार्य करते हुए संपर्क में आते हैं और आपस में कार्य व्यवहार करते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है, लोगों का सब सिस्टम है, उसको लोग या व्यक्ति उप प्रणाली में रखा है। अब हम बात करें प्रौद्योगिकी उप प्रणाली की। टेक्नोलॉजी को भी एक सब सिस्टम के तौर पर लिया गया है, क्योंकि ये एक रचना तंत्र की व्यवस्था को बनाती है। यानी कि रचना तंत्र की व्यवस्था में रॉ मटेरियल का कन्वर्जन फाइनल प्रोडक्ट में होता है। यानी कि जो कच्चा माल है उसको उत्पादन में बदलने की शक्ति प्रौद्योगिकी के पास होती है। ये उत्पादन की प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को निर्देशित करती है और संपन्न कराती है। तो इसकी संरचना की परिभाषा इस प्रकार की गई। अब संरचना को तीसरी उप प्रणाली के रूप में हम बात करेंगे अगर, तो एक संगठन की संरचना की जाती है। संगठन के संरचना में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हिरार्कीज होती हैं, पदानुक्रम होता है, लोगों के कार्यों का बंटवारा होता है, उनका स्पेशलाइजेशन होता है, उनकी रिपोर्टिंग का जो ऑर्डर है, जो कमांड का ऑर्डर है, संचार का क्रम है, वो दिशा बताई जाती है। तो लोगों का एक दूसरे के साथ पदानुक्रम, उनका आपसी संबंध, उनके अधिकार, प्राधिकार, कर्तव्य, ये सारी चीजें संरचना में आती हैं। तो हमने देखा कि संगठन में 3 उप प्रणालियां कार्य कर रही हैं। संगठन में जो लोग हैं वो एक उप प्रणाली का हिस्सा है, जो प्रौद्योगिकी है वो उप प्रणाली का हिस्सा है, और जो संगठन की संरचना है वो उप प्रणाली का हिस्सा है। अब हम संगठन में कुछ जो मॉडल्स अप्लाई होते हैं उन पर हम बात करें। संगठन में लोग जो कार्य कर रहे होते हैं उनके प्रोत्साहन का स्तर निरंतर बनाए रखना होता है, एक स्तर से के निश्चित सीमा से ऊपर रखना होता है, जिससे कि उनके अंदर निरंतर उत्साह और ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, और यही उत्साह और ऊर्जा उनके कार्य में भी परिलक्षित होती रहे, और परिणाम स्वरूप पूरे जो संगठन की उत्पादकता है और संगठन की प्रभावोत्पादकता है वो भी पूरी तरीके से बनी रहे। यानी कि संगठन में इफेक्टिवनेस बना रहे, संगठन की एफिशिएंसी बनी रहे, और संगठन की प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहे। इसके लिए लोगों को निरंतर प्रोत्साहित होना बहुत जरूरी है। आपने प्रोत्साहन एक चर के तरीके से कार्य करता है, वेरिएबल्स के रूप में काम करता है, और जो फलस्वरूप जो एक चर होता है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी समीकरण में चर होते हैं, अचर होते हैं, और चर स्वतंत्र चर और निर्भर चर होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे चर के
में होने वाले परिवर्तन पे प्रभावित होता है, जो दूसरे चर पर निर्भर होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर वो होता है जो स्वयं वैल्यूज को डेवलप करता है। जैसे हमने लिखा y इक्वल्स टू a प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स प्लस 4। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 में अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 आएगी, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो हमने देखा y एक निर्भर कर रहा है x की वैल्यू पर। सबसे पहले जो स्वतंत्र रूप से जो हम वैल्यू देते हैं वो x को दे रहे हैं, x वैल्यू ग्रहण करता है तो उसी पर निर्भर करती है कि y की वैल्यू क्या होगी। ये जो मॉडल्स हैं ये इन्हीं चरों पर आधारित होते हैं। इन चरों में कुछ अलग अलग सिंबल्स यूज किए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एसआर मॉडल। एसआर मॉडल को प्रोत्साहन और अनुक्रिया मॉडल भी कहा जाता है। एस फॉर स्टिमुली एंड आर फॉर रिस्पॉन्स। तो एसआर मॉडल, इस एसआर मॉडल की रचना रूस के मनोवैज्ञानिक इवान पावलो ने की थी। उन्होंने परंपरागत अनुकूलनीय सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को प्रस्तुत किया था। परंपरागत अनुकूलनीय सिद्धांत के कारणों की अनुक्रिया प्रोत्साहन के साथ संबद्ध की जाती है, जो कि अनुकूलन के समक्ष उसी प्रकार की अनुक्रिया को उत्पन्न नहीं करती थी। परंपरागत अनुकूलनीय सिद्धांत के साथ 4 प्रमुख शब्दों और शर्तों को रखा गया है। अअनुकूलनीय, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अअनुकूलनीय प्रोत्साहन यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, और अअनुकूलनीय अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स। फिर अनुकूलनीय प्रोत्साहन कंडीशनड स्टिमुलस, और अनुकूलनीय अनुक्रिया कंडीशन रिस्पॉन्स। पावलो ने एक प्रयोग किया था। पावलो ने एक बार देखा कि उनके यहाँ एक कुत्ता पाला गया था, एक जानवर पाला गया था, और उस कुत्ते को उनका जो कर्मचारी था वो भोजन देने के लिए जब भी जाता था तो कुत्ता लार टपकाने लगता था। तो जो कुत्ता लार टपकाने लगता था, जब भी कुत्ते को खाना दिया जाता था तो लार टपकने लगता था। यानी कि खाना दिया जाना एक चर है और उसके परिणाम स्वरूप वो लार टपकाने लगता था। तो खाना उसके लिए प्रोत्साहन है, यानी कि लार टपकाने की क्रिया के लिए जो भोजन है वो प्रोत्साहन है, वो तभी हो रही है जब उसको खाना दिया जा रहा है। तो पहले खाना दिया जा रहा है यानी कि स्वतंत्र चर भोजन का दिया जाना है, और निर्भर चर उसका लार का गिरना यानी कि उसके व्यवहार में जो चेंजेस आया वो भोजन दिए जाने की वजह से आया, यानी कि यहाँ पे प्रोत्साहन है। और यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, ये नेचुरली हो रहा है, कोई ये फोर्सफुली या जानबूझ के ऐसा नहीं किया जा रहा, ऐसा स्वभाव है कुत्ते। तो कुत्ता अपने स्वभाव के अंतर्गत जब भी भोजन को देखता है तो प्रोत्साहित हो जाता है, यानी कि जो खाना दिया जाना है वो अअनुकूलनीय अनकंडीशनल स्टिमुली है, अनकंडीशन प्रोत्साहन है, अअनुकूलनीय प्रोत्साहन है। और जब वो फलस्वरूप लार टपकाने लगता है तो ये उसकी तटस्थ अनुक्रिया है जो खाने से पहले करता है, यानी कि ये अअनुकूलनीय बिना शर्त की अनुक्रिया है। तो ये जो कुछ कुत्ता करता है ये उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही भोजन को देखकर ऐसे करने लगता है। तो ये अपने आप में स्वतः होने वाली अनुक्रिया है, अर्थात यह सब प्राकृतिक रूप से हो रही है। इसीलिए जो प्रोत्साहन है लार गिरने के लिए वो अअनुकूलनीय है, और जो अनुक्रिया है यानी कि लार का गिरना वो नेचुरली हो रही है, वो भी स्वतः है, बिना शर्त है, अअनुकूलनीय है। इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए। पावलो ने देखा कि ये एक शक्ति है, ये बिहेवियर को का कंट्रोल कर रहा है भोजन का दिया जाने का। उन्होंने अब भोजन देने से पहले
घंटी बजाना शुरू किया। जब घंटी बजाना शुरू किया और उसके बाद भोजन दिया, तो भोजन को देख के कुत्ता लार टपकाता था। अब चूंकि घंटी बजने के बाद उसने एक रिलेशन डेवलप किया कि घंटी बजने के बाद भोजन आता है, तो अब भोजन को बिना देखे वो घंटी बजने पर ही लार टपकाने लगता था। तो इस तरह से पावलो को ये समझ में आया कि घंटी को बजाने के साथ उस कुत्ते को खाना जब दिया जाता है तो वो लार टपकाने लगता है, यानी कि घंटी बजा करके उसके लार टपकाने की अनुक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। एक आध बार उन्होंने देखा कि बिना खाना दिए ही घंटी बजाई गई तो कुत्ता लार छोड़ने लगा, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ज्यादा लंबे समय तक ऐसा नहीं होगा कि हम घंटी बजाएं और खाना नहीं दें तो लार टपकाएगा। धीरे धीरे कुत्ता इस बात को समझ गया कि अब केवल घंटी बजाई जा रही है और भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो वो लार को उसने टपकाना बंद कर दिया। तो अनुकूलनीय अनुक्रिया उस समय समाप्त की जा सकती है जब आप इस सहयोग को छोड़ देंगे, यानी कि घंटी तो बजाएंगे किंतु खाना नहीं देंगे। तो यहाँ पे अब जो क्रिया हो रही थी और प्रोत्साहन हो रहे थे घंटी बजा करके, वो अनुकूलनीय थे। तो घंटी का बजाना अनुकूलनीय प्रोत्साहन था और उसका घंटी बजाने के बाद लार का टपकाना अनुकूलनीय अनुक्रिया थी। इस मॉडल से हम ये सीखते हैं कि प्रोत्साहन एक प्रेरणा है जो अतिरिक्त कार्य करने के प्रयास के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और अतिरिक्त कार्य एक अनुक्रिया है। तो संगठनों में इस मॉडल का इस्तेमाल करके, पावलो के एसआर मॉडल का इस्तेमाल करके लोगों को प्रोत्साहित करके उनसे वांछित अनुक्रिया ली जाती है। इसके बाद हम जो दूसरे मॉडल पर चर्चा करेंगे वो आरएस मॉडल है। आरएस मॉडल जस्ट उसके विपरीत है। जैसे कि अनुक्रिया प्रोत्साहन मॉडल के रूप में हम इसे जानते हैं, आर से रिस्पॉन्स और एस से स्टिमुली। पावलो का जो मॉडल था वो एसआर मॉडल था और आरएस मॉडल को अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने इसकी रचना की थी और उन्होंने सक्रिय अनुकूलनीय सिद्धांत के आधार पर इसकी रचना की थी। ये सक्रिय अनुकूलनीय सिद्धांत व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड देने के आधार पर निर्धारित होता है। जब एक व्यक्ति विशेष व्यवहार और उसके परिणामों के बीच संबंधित हो जाता है तो इस तरह की रचना होती है। सक्रिय शब्द का अर्थ अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखें तो सुदृढ़ीकरण के द्वारा व्यवहार के संशोधनों में इसको सम्मिलित किया गया है या फिर इसके अपने ही परिणामों के प्रभावों को निषेधित किया गया है। ये मॉडल सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार आनंद के लिए प्रयास करना मानव का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और ये एक संपूर्ण आनंद है, यानी कि दुखों को कम करना है, जिसके लिए प्रत्येक मानव भरसक प्रयास करता है। इसलिए होता यह है कि आनंद को और अधिक करने और उसको प्राप्त करने तथा दुख को कम करके या इसके द्वारा संगठनात्मक स्थापना में वांछित व्यवहार को प्रकट करने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो स्किनर के अनुसार ये केवल कारण ही नहीं है, वह मामला है, लेकिन इसमें अधिक परिणाम है। तो इस तरीके से दंडित करना या पुरस्कार दे करके लोगों के वांछित व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। संगठन में इस तरह के मॉडल का प्रयोग किया जाता है और लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद जिस अगले मॉडल पर हम चर्चा करेंगे वो है एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल को एबीसी ए से तात्पर्य है एंटीसीडेंट, एक पूर्ववृत्त, और बी से अर्थात है कि बिहेवियर, व्यवहार, और सी से जो मतलब है वो है कॉन्सिक्वेंसेस। तो एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एक पूर्ववृत्त या एक संकेत या एक सिग्नल जो कि एक व्यक्ति को ये प्रेरणा देता है कि वो किस प्रकार से अपने व्यवहार का प्रयोग करे, और यह अपने आप में जो उसका बिहेवियर है बी, वो दो तरह का होता है। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है या ऑपरेंट बिहेवियर होता है। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर को हिंदी में प्रतिबिंबित व्यवहार कहते हैं और ऑपरेंट बिहेवियर को हिंदी में सक्रिय व्यवहार कहते हैं।
प्रतिबिंबित व्यवहार अपनी इच्छा के बिना भी आ सकता है और यह बिना किसी अध्ययन आ जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम बहुत ऊंची आवाज सुनते हैं तो हमें अपने आप क्रिया करने लगते हैं, जबकि हम इसकी आशा नहीं करते थे। और सक्रिय व्यवहार स्वेच्छा से आता है और इसको सक्रिय अनुकूलनीय तरीकों के माध्यम से सीखा जाता है और परिणाम सी इस व्यवहार का तुरंत अनुसरण आरंभ हो जाता है। एबीसी मॉडल के बाद जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है एसओआर मॉडल। एसओआर मॉडल में स्वतंत्र चर के रूप में प्रोत्साहन, मध्यस्थ के रूप में जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, और निर्भर चर के रूप में अनुक्रिया का प्रयोग किया गया है। रॉबर्ट वुडवर्थ ने बताया कि जो अभिव्यक्त प्रोत्साहन जीव अनुक्रिया के साथ श्रेय लेगा और प्रोत्साहन की अनुक्रिया जीव की भावनात्मक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अतः जीव मध्यस्थ प्रोत्साहन है और अनुक्रिया के बीच के संबंधों पर निर्भर करता है। इस प्रकार का प्रोत्साहन विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न अनुक्रिया दे सकता है। इसी तरह से वही प्रोत्साहन विभिन्न अनुक्रिया दे सकता है, यहाँ तक कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिकता की स्थिति के अंतर्गत वही व्यक्ति अलग प्रकार से अपनी अनुक्रिया व्यक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक संगठन में दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते और यदि उनको किसी विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की इच्छा है तो हो सकता है कि एक व्यक्ति पुरस्कार के लिए प्रेरित हो, अच्छा कार्य करे, और दूसरा व्यक्ति उस पुरस्कार से उतना प्रेरित ना हो और उतना वांछित कार्य ना कर सके। इसी तरीके से दंड की स्थिति में एक व्यक्ति दंड को बहुत भयानक मान सकता है और एक व्यक्ति उस दंड को सामान्यतया ले सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ पूरी तरह से सेटल है और वो प्रतिदिन काम पर आता है। यदि उसका स्थानांतरण किसी अन्य दूरस्थ स्थान पर कर दिया जाए तो वो इसको दंड के रूप में लेता है और बहुत भयभीत हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं है, वो आने जाने के लिए स्वतंत्र है, यदि उसका ट्रांसफर किया जाएगा तो वो इन चीज़ों को सामान्य रूप से लेगा। तो इस मॉडल से व्यक्तियों पे अलग अलग प्रभाव पड़ने की बात की गई है। इसमें यह देखना होता है कि जो भी दंड या पुरस्कार दिए जा रहे हैं उसमें लोगों पर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, उसी के हिसाब से दंड या पुरस्कार दिए जाएं। अब हम अन्य मॉडलों में जो मॉडल है वो एसओबीसी मॉडल है। एसओबीसी मॉडल में एस का अर्थ है प्रोत्साहन, स्टिमुलस, ओ का अर्थ है ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, और बी का अर्थ है बिहेवियर, और सी परिणाम के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रयोग किया गया है। कुछ विवरणों में स्थिति के लिए एस का प्रयोग किया गया है, जो कि प्रोत्साहन से अधिक क्षेत्र में अपना अर्थ व्यक्त करता है। इस मॉडल के अनुसार प्रोत्साहन प्रकट या गुप्त की स्थिति में हो सकता है और यहाँ तक व्यवहार और परिणाम भी इससे अधिक प्रकट या गुप्त की स्थिति में हो सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, कुछ प्रणाली मॉडल पर चलने की बात करते हैं। इवान पावलो के अनुसार ये स्पष्ट किया गया कि सभी जीवों के अवयव बहुत ही जटिल व्यवस्था में होते हैं और ये अधिकतर एक दूसरे के स्थान पर दोनों भागों से संबद्धता की एक असीम श्रृंखला की स्थिति में समाविष्ट होते हैं और पूर्ण रूप से जटिल होते हैं, संपूर्ण विश्व के साथ जिसमें कि एक संतुलन की स्थिति का निर्माण करते हैं। तो आधुनिक दिनों में या आधुनिक समय में संगठन की स्थिति उपयुक्त के अनुसार सत्य सिद्ध होती है। संगठन में जो प्रणाली मॉडल हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और कुछ मॉडल्स के बारे में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें निरंकुश मॉडल, अभिरक्षा संबंधी मॉडल, समर्थनकारी मॉडल और कॉलेजियम मॉडल। निरंकुश मॉडल में हम देखते हैं कि जो नेतृत्व होता है वो लोगों से कठोर तरीके से कार्य कराता है, उनको एक तरफा निर्देशन देता है और वो लोगों से उसको काम कराने की प्रैक्टिस होती है। लोगों के वेलफेयर, लोगों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, लोगों पर इन आदेशों का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वो उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो ये एक प्रोत्साहनहीन मॉडल होता है और ये कंट्रोल के लिए
बहुत ही अच्छा मॉडल समझा जाता है। इस मॉडल में अनुभवहीन कामगार इस प्रकार के संगठनों में काम करना पसंद करते हैं जिसमें निरंकुश मॉडल स्थापित होता है। उनका अवेयरनेस लेवल भी बहुत लो होता है। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं इस मॉडल को अपनाने में, क्योंकि इसमें जो लोग प्रभारी होते हैं उनको अंदर इस मॉडल के अनुसार कार्य कराने की शक्ति होनी चाहिए, यानी कि उनके अंदर डराने धमकाने की शक्ति होनी चाहिए। वो अपने कर्मचारियों को भयानक या घातक परिणामों की धमकी देते हैं कि यदि वे उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो इन शक्तियों के या इस प्रकार की शक्तियां न होने पे ये मॉडल असफल हो जाएगा। इस मॉडल में कठोर नियंत्रण करने की क्षमता प्रभारियों में होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं अभिरक्षा संबंधी मॉडल, यानी कि कस्टोडियल मॉडल की बात करते हैं। अभिरक्षा संबंधी मॉडल थोड़ा सा ये ऑटोक्रेटिक मॉडल का या ये कहें कि निरंकुश मॉडल का सुधरा हुआ रूप है जिसमें कुछ कमियां आ गई थी। अभिरक्षा संबंधी मॉडल को प्रबंधकों के स्थान पर कर्मचारियों पर निर्भरता का सामना करना पड़ता है और इस मॉडल के अंतर्गत जो एक लाभ है वो ये है कि संगठन में काम करने वाले कर्मचारी जिसमें अभिरक्षा संबंधी मॉडल लागू है वो एक निरंकुश संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों से बहुत ही बेहतर फील करते हैं और उनकी संतुष्टि का स्तर ज्यादा होता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं कि कर्मचारियों को केवल अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, बल्कि कर्मचारी भी अपनी संपूर्ण क्षमताओं का कार्य निष्पादन नहीं करते हैं। अभिरक्षा संबंधी मॉडल के अंतर्गत उपलब्ध लाभों को देने के लिए संगठन के पास आर्थिक संसाधनों की कमी होती है और संसाधन होते ही नहीं है, इसलिए ये मॉडल पूरी तरीके से लागू करने में दिक्कतें आती हैं। इसके बाद सपोर्टिव मॉडल यानी कि समर्थनकारी मॉडल पर हम चर्चा करेंगे। समर्थनकारी मॉडल में एक अच्छा नेतृत्व होता है और जो मुख्य प्रोत्साहनकर्ता के रूप में मौद्रिक पुरस्कार देने की व्यवस्था करते हैं। ये पर्यावरण के साथ कर्मचारियों को जिसमें व्यक्ति और संगठन के हितों में उनकी क्षमताओं का पोषण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सहयोग और समर्थन के लिए उचित प्रकार के प्रोत्साहन के कारण सूक्ष्म प्रबंधित होने के बिना कर्मचारियों का श्रेष्ठ निष्पादन होगा। तो समर्थनकारी मॉडल एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में विचार करता है और इसमें जो एम्प्लॉइज हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे लिए जाते हैं और मानव क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने के लिए ये मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल दिया गया है। लेकिन चुनौती इस मॉडल को लागू करने में ये होती है कि इस तरह के मॉडल संपूर्ण समर्थनकारी मॉडल केवल थ्योरीज में ही मिलते हैं। ऐसा आसान नहीं है, प्रैक्टिकल में इसको लागू करना बहुत कठिन है। विकासशील देशों में इस तरह के मॉडल को लागू करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि विकसित देशों में भी इस तरह के मॉडल को लागू करने में दिक्कतें आती हैं। ज़्यादातर विकसित देशों में इस तरह के कहीं कहीं उदाहरण देखने को मिलते हैं। और अब जो हम चौथे मॉडल पर चर्चा करेंगे, प्रणाली पर चर्चा करेंगे, वो है कॉलेजियम मॉडल। कॉलेजियम मॉडल का डिक्शनरी अर्थ है साथियों एवं सहयोगियों के समूह के बीच जिम्मेदारियों में सहभागिता से संबंधित या सम्मिलित हो। इस मॉडल में जो नेतृत्व होता है वो नेतृत्व के तौर पे नहीं, प्रतिभागी के तौर पे, एक टीम के तौर पे काम करता है। वो लोगों के बीच में रह के काम करता है और लोगों को पूरी आज़ादी देता है कि वो अपना कार्य, अपनी दिशा, अपना ऑब्जेक्टिव खुद डेवलप करें और एक प्लान लेकर के आए, एक अच्छा और वर्क को शेयर करें, एक ऑटोमेटिक अनुशासन हो, किसी पे अनुशासन थोपा न जाए। तो कॉलेजियल मॉडल अपना कार्य एक अच्छे पर्यावरण में करता है, जैसे कि कोई अनुसंधान या प्रयोगशाला है जो कि अनुयोजित बौद्धिक कार्य के लिए विशेषीकृत की जाती है। कॉलेजियल मॉडल में एक कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इसका प्रयोग केवल वहीं पर किया जा सकता है जहां पर समुचित व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए एक अशिथिलीय वातावरण में उपयोगी है, जैसे कि असेंबली लाइन। और प्रबंधक अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं कह सकते कि कॉलेजियल मॉडल सबसे अच्छा है, इसको किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता। तो हमने देखा कि 4 तरह के मॉडल संस्थाओं में कार्य कर रहे होते हैं, संगठनों में कार्य कर रहे होते हैं। ऑटोक्रेटिक मॉडल, उसके बाद सपोर्टिव मॉडल, कॉलेजियल मॉडल और कस्टोडियल मॉडल। तो इन सभी मॉडल्स के लागू होने की स्थिति उनकी जो वास्तविकता है, जो प्रैक्टिकल माहौल है, वातावरण है, उस पे निर्भर करती है। तो आज हम यहीं पे इजाज़त लेते हैं, इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र में
फिर इसी प्रकार से चर्चा में हाजिर होंगे। नमस्कार।